नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं उन खास खबरों के बारे में जिन पर हमारी विशेष नजर रहेगी। पहली खबर, अमेरिका और इजरायल ने मिडिल ईस्ट की जंग को जितना आसान समझा था वो वास्तव में उतनी आसान नहीं रही। ईरान ने दोनों ही देशों को न केवल तबाही बल्कि शर्मिंदगी के समंदर में डुबो दिया। अमेरिका के संसाधनों के साथ ही ट्रंप की साख मिट्टी में मिल गई। वहीं इजरायल का ग्रेटर इजरायल का सपना भी चकनाचूर होता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई के नेतृत्व वाले ईरान ने अब अपनी युद्ध नीति में बड़े बदलाव कर लिए हैं और युद्ध गवाह है कि ईरान की रणनीति फेल नहीं हुई। लेकिन अगर ये रणनीति पास हुई तो यकीनन अमेरिका और इजरायल का सपना भी टूट जाएगा। आज हम आपको ईरान की रणनीति और उसके संभावित परिणामों के बारे में बताएंगे। वहीं दूसरी खबर, युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप की साख बर्बाद हुई है। ट्रंप की बात पर कोई भी यूरोपीय या अन्य सहयोगी देश जंग में ईरान का मुकाबला करने के लिए नहीं आया, ना उन पर भरोसा किया। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में मदद करने के लिए भी कोई सामने नहीं आया। और तो और टीम ट्रंप में जंग को लेकर के इस कदर नाराजगी रही है कि एक के बाद एक अधिकारी और नेता ट्रंप प्रशासन को अलविदा कहते चले गए। और अब इस फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। आज आपको ट्रंप की टीम की परेशानियों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। वही जंग का एक मोर्चा यूरोप में भी धधक रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही जंग की आग में झुलस रहे हैं, लेकिन अब ये आग और भी क्षेत्र में फैलती दिख रही है। माना यह जा रहा है कि पुतिन के गुस्से की आग में अब यूरोपीय देश भी जल सकते हैं। सैन्य कमांडर से बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर किसी जहाज पर यूरोपीय देश ने कार्रवाई की तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आज हम आपको पुतिन की धमकी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर और देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम विस्फोट। और खबर यह कि हॉर्मुज में जहाजों से एनवायरमेंटल फीस वसूलने को लेकर के ईरान का तर्क आ गया है। ईरान ने शिपिंग और मिलिट्री ऑपरेशंस को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया है। अब आपको याद होगा कि पहले कहा जा रहा था टोल लिया जाएगा, लेकिन उस टोल से दुनिया भर को दिक्कत थी, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया और इसे एनवायरमेंटल फीस का नाम दे दिया गया। अब ईरान तर्क दे रहा है कि शिपिंग और मिलिट्री ऑपरेशंस इसके लिए जिम्मेदार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान है, प्रदूषण के कारण ईरान को भारी नुकसान हुआ। फायदा उठाने वाले देश और शिपिंग कंपनियों की जिम्मेदारी है। अमेरिका और उसके सहयोगी भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। उनका कहना है कि नुकसान की भरपाई करना कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है और इसीलिए ये एनवायरमेंटल फी वसूली जाएगी। पहले इसे टोल टैक्स का नाम दिया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इससे दिक्कतें हुई और दिक्कतें होने की वजह से इसे नाम बदल करके एनवायरमेंटल पर्यावरण फीस करार दे दिया गया है। वहीं खबर यह है कि 30 सितंबर से इराक से जितने भी यूएस के जवान हैं वो लौट जाएंगे। अपना बोरिया बिस्तर उन्होंने पहले से समेटना शुरू कर दिया था। तारीख अब 30 सितंबर की है। फिलहाल एरबिल के आसपास अमेरिकी जवान मौजूद हैं। काउंटर टेररिज्म की पूरी जिम्मेदारी अब इराकी सेना ही संभालेगी और 23 साल बाद इराक में यूएस की मिलिट्री मिशन खत्म हो रहा है, जिसके बाद अब वो तमाम सैनिक घर वापसी करते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ ईरान में अमेरिका ने हलचल मचाई हुई है, तो दूसरी तरफ इराक में पिछले 23 साल से वो जम करके बैठा हुआ था। अब हालांकि ये बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था, दोनों ही देशों के बीच में करार हो गया था इराक और अमेरिका के बीच में कि अमेरिका के जवान 23 साल बाद अपनी घर की वापसी कर लेंगे। अब तारीख भी आ गई है कि 30 सितंबर को तमाम जवान वहां से चले जाएंगे। वहीं तुर्की से खबर बताती हूँ। तुर्की में विमान बदलने की खबर पर ट्रंप का कबूलनामा है। ट्रंप ने माना है कि खतरे की वजह से उन्होंने अपना विमान बदला था। ईरान के संभावित खतरे को देखते हुए उनका विमान बदला गया था और यूएस की सीक्रेट सर्विस और सेना ने ये प्लान बनाया था। आपको विस्फोट में विस्तार पूर्वक हमने विजुअली समझाया था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के सामने अपने एयरफोर्स 1 में सवार होते हैं, लेकिन फिर पीछे इमरजेंसी के रास्ते से एक दूसरे विमान में चले जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप खुद कबूल रहे हैं कि हाँ, उन्होंने ऐसा किया और ये इसलिए किया गया था क्योंकि ईरान के संभावित खतरे थे। इसके बाद उनका पूरा प्लान जाने का चेंज कर दिया जाता है। वहीं बाब अल मंडेब में हूती विद्रोहियों का एक्शन भी चल रहा है। सऊदी अरब के जहाज पर हमले का दावा किया जा रहा है। जहाज से सैन्य सामान ले जाने के दावे किए जा रहे हैं। तो बाब अल मंडेब में हूतियों ने अलग विद्रोह कर रखा है। वहां विद्रोहियों का एक्शन ये है कि सऊदी अरब के जहाज पर उन्होंने हमला कर दिया।
उनका सैन्य सामान तक ले गए हैं अपने साथ। ये दावा हालांकि हूतियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक सऊदी अरब के जितने भी जहाज बाब अल मंडेब से गुजरने का प्रयास कर रहे हैं, हूती उन्हें कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने इसी तरीके से निशाना बनाया था। मिडिल ईस्ट की जंग से अब क्षेत्र में सियासी समीकरण बदलने की आशंकाएं पैदा हो रही है। अब तक मिडिल ईस्ट में इजराइल अपना दबदबा बनाने का प्रयास करता रहा और बीते कुछ समय में इजराइल ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करता दिखा है, लेकिन अब उसका ये ख्वाब टूट सकता है, उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है और इसके लिए बाकायदा ईरान ने खास प्लान भी तैयार कर लिया है। ईरान और इजराइल की अदावत दशकों पुरानी है। दोनों ही मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इजराइल लगातार मिडिल ईस्ट के देशों पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता रहता है, जबकि ईरान उसके दबदबे को हमेशा से ही चुनौती देता रहा है। इजराइल और हमास की जंग के दौरान एक नया शब्द ग्रेटर इजराइल चर्चा में आया। माना गया कि इजराइल की मंशा ग्रेटर इजराइल के सपनों को साकार करने की है। खबरों के मुताबिक ग्रेटर इजराइल का विस्तार मिस्र में नील नदी से लेकर इराक में फरात नदी तक होगा। इसमें पूरे फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान शामिल होंगे, जबकि सीरिया, मिस्र, इराक और सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी इसमें आ सकता है। इजराइल कुछ समय पहले तक अरब देशों की नजरों में अछूत था, उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। हालांकि साल 2020 में अमेरिका की पहल पर इब्राहिम अकॉर्ड समझौता हुआ, जिसके जरिए यूएई और कुछ अन्य देशों में इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए गए। लेकिन अब इजराइल के सपने की राह में ईरान एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया है। खबरों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। ईरान की रणनीति अब डिफेंस से ऑफेंसिव हो गई है। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का विश्वास डिफेंस में नहीं, अटैक में है। यानी अब ईरान सिर्फ खुद पर होने वाले हमलों को रोकेगा ही नहीं, बल्कि अरब देशों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के मकसद से हमले करेगा, और वो भी दुश्मन की जमीन पर उतरकर। खबर है कि मुस्तफा ने पश्चिम एशिया की जंग का विस्तार भूमध्य सागर तक करने का ब्लूप्रिंट लागू भी कर दिया है। ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास कई द्वीपों पर ईरान का कब्जा है। फारस की खाड़ी के ज्यादातर आइलैंड पर ईरान का ही नियंत्रण है, लेकिन माना जा रहा है कि अब ईरान बहरीन पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू कर सकता है। माना जाता है कि बहरीन कभी फारसी साम्राज्य का हिस्सा था। इसी आधार पर ईरान लंबे समय तक पूरे बहरीन द्वीप समूह को अपना 14वां प्रांत मानता था। साल 1970 में संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह के बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर बहरीन की आजादी को मान्यता दी थी, लेकिन ईरान का कट्टरपंथी गुट इसे स्वीकार नहीं करता। ईरान के कट्टरपंथी अक्सर बहरीन पर ऐतिहासिक अधिकार का मुद्दा उठाते रहे हैं। दरअसल बहरीन पर कब्जे से ईरान के लिए सऊदी अरब और कतर तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि सऊदी की बहरीन से दूरी महज 24 किलोमीटर है, जबकि कतर की बहरीन से दूरी करीब 33 किलोमीटर है। ऐसे में ईरान इन देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ईरान की मंशा हूती विद्रोहियों के जरिए लाल सागर में भी नियंत्रण बढ़ाने की है। खबर है
कि ईरान का प्रॉक्सी गुट हूती बाब अल मंदेब के एंट्री गेट पर मौजूद हानिश द्वीप समूह पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। इसके साथ ही हूतियों का प्रयास बाब अल मंदेब के बीच में स्थित पेरम द्वीप पर कब्जे का भी होगा, जिसमें अगर इन्हें कामयाबी मिल गई तो हूती विद्रोही अदन की खाड़ी के मुहाने पर स्थित शोकत्रा द्वीप की तरफ बढ़ेंगे, जो लाल सागर का रूट एग्जिट गेट है। अगर हूती विद्रोही तीनों द्वीपों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो उनके जरिए ईरान को भी इस रूट पर नियंत्रण हासिल करना होगा और इसके साथ ही ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले शिपिंग ट्रैफिक को नियंत्रण कर लेगा। माना जा रहा है कि ईरान ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके संकेत लाल सागर में मिलने लगे, जहां हूती सऊदी के बहाने युद्ध को भड़काने की कोशिश में है। हूती ने बाब अल मंदेब में एक कार्गो शिप पर हमला किया। जहाज पर तंजानिया का झंडा लगा था। हूती का दावा है कि यह जहाज सऊदी अरब का था। उस पर सऊदी सेना के हथियार मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने पहले हमले के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम पर भी मिसाइल अटैक किया, जिससे कुल 6 लोगों की मौत हो गई। इस युद्ध का दायरा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भूमध्य सागर से सटे लीबिया की तेल रिफाइनरियां और पावर प्लांट भी धधक रही हैं। जानकारी के मुताबिक अल जाविया शहर में 2 रातों से ड्रोन हमले हो रहे हैं। 11 अगस्त को जाविया में मौजूद तेल रिफाइनरियों पर हमले किए गए। 12 अगस्त को पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ। हालांकि किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन इसका संबंध ईरान से जोड़ा जा रहा है। मोस्तफा खामनेई के इस खतरनाक प्लान को जमीन पर उतारने के लिए IRGC तैयार भी है। खबरों के मुताबिक हाल ही में IRGC के किए गए बदलाव के जरिए मोस्तफा खामनेई ने IRGC पर नियंत्रण और मजबूत करने का प्रयास किया। ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने IRGC और बसीज फोर्स के कई अहम पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरान की सशस्त्र सेनाओं का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। उनके साथ ही ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी को डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अब्दुल्लाही पहले IRGC से जुड़े रहे। मोस्तफा ने IRGC के नेतृत्व में भी बड़ा बदलाव किया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को मेजर जनरल बनाते हुए IRGC का नया कमांडर इन चीफ बनाया गया। वहीं मेजर जनरल मुस्तफा इजादी को IRGC का डिप्टी कमांडर बनाया गया। इसके अलावा रियल एडमिरल अली अजमाई को IRGC नेवी की कमान सौंपी गई। मोस्तफा खामनेई ने पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रिजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। उन्होंने मोहम्मद बाकिर ज़ोलकद्र की जगह ली। माना जा रहा है कि मोस्तफा ने रिजाई की नियुक्ति उनके लंबे समय अनुभव को देखते हुए की है। साफ है कि अब मोस्तफा का IRGC समेत दूसरे सैन्य बलों पर मजबूत नियंत्रण है और उनके पास मजबूत प्लान है। ऐसे में अमेरिकी सेना की अरब देशों से विदाई तय मानी जा रही है और ग्रेटर इजराइल का सपना तो चकनाचूर होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।